ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। भूपेश आनंद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएफए, एसीसीए, लंदन, अमेरिका, लेकिन आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसीसीए F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बट जो मैं आज आपको बताऊंगा, आज से पहले कभी नहीं बताया। मतलब वी हैव नॉट कवर्ड इन चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। टुडे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और आज के इस लेक्चर बड़ा इजी है। ये चैप्टर 6 पूरा इजी है। बस आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं एंड यू हैव टू रिलेट द थिंग्स। आप पहले रजिस्टर ओपन करें, मैं बड़ी सारी बातें बताना चाहता हूं। फिर आप रजिस्टर ओपन करते नहीं, मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो मैं चाहता हूं आप प्लीज ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, फिर लेक्चर नंबर 1 लिखें, चैप्टर नंबर 6 लिखें, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी। बेटे, आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर कोविड-19 सिनेरियो, आफ्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेव, आपको समझ आ चुका होगा कि कितनी अनसर्टेनिटी सी है। कितने बच्चों ने तो रिस्क एसीसी करना ही छोड़ दिया। उनको लगा कि मर जाएंगे, क्या करना है इतनी मेहनत करके। बट लेकिन आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्त, जिनको लगा कि कोई बात नहीं यार, अनसर्टेनिटी तो रहेगी, रिस्क तो रहेगा। आप साइकिल चलाते तो रिस्क होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, फिर आप साइकिल चलाने का, कार चलाने का, बाइक चलाने का मजा कैसे लेंगे? इट मीन्स मजा लेना और रिस्क लेना, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आज मैं इन्हीं बातों को समझाने वाला हूं। तो आप सभी पहले रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे, आज पहला फर्स्ट लेक्चर है। को टोटल मुझे लगता है 6-7 लेक्चर्स लगेंगे। अभी मैं पूरा आपको लेक्चर प्लानिंग बताऊंगा। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर। ठीक है जी। तो गुड मॉर्निंग लिख दिया, लेक्चर नंबर 1 लिख दिया, चैप्टर नंबर 6 लिख दिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अनसर्टेनिटी। एक बात बस बतानी और इसके बाद शुरू करना है कि आपको जो चाहिए आप सोचिए, वो आपको मिल चुका है। और आप उसी उसी एटमॉस्फेयर में रहें, उसी एनवायरनमेंट में रहें, उसी भावनाओं में रहें। बी इमोशनल। जितने आप उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग एसीसी F9, तो आपको ये सोचना है कि F9 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो गया। और आपको जितनी खुशी होगी उस समय मार्कशीट देखते समय, अभी से वो खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि आप जैसे होंगे उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अनलाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। बेटे, लॉस बने हुए इस यूनिवर्स के। अगर आप उन लॉस को फॉलो करेंगे तो आपको चीजें जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आइए जी, इन बातों के साथ मैं एसीसी स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी को शुरू करूं। दोस्तों, एक बात बस कहनी है कि हमारे साथ, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं सीए में फेल हुआ, सीएस में फेल हुआ, आईसीएमए में फेल हुआ, एसीसीए में फेल हुआ, सीएफए में फेल हुआ। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन नहीं है जो मेरा पहली बार हो गया। बट आज आपके सामने देखिए, इतनी सारी डिग्रीज हैं। तो मैंने क्या किया, जो पास्ट टेंस में हो गया उससे सीखा, बार बार उसको याद नहीं किया, गलतियों को देखा, करेक्शन वर्क किया, आगे चला। तो मैंने लिखा शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट। जो आपके पास अभी प्रेजेंट टेंस हैं, ये जो लम्हे हैं, इनको बेस्ट यूज करो यार। F9 101% हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। आइए जी, लेक्चर 1, क्लास 1, कमर सीधी करके बैठेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल बोलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल बोलने के साथ साथ आप मेरे साथ आ जाएंगे। बेटे, देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स इन दिस। इस पूरे चैप्टर 6 में 9 लर्निंग आउटकम्स हैं। इसका मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन गहरा है। लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, नई बातें हैं। कोविड सिनेरियो के बाद मुझे लगता है कि इस चैप्टर का ज्यादा वेटेज आना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स। हम देखते हैं जरा एक बार अपने कैप्लॉन के स्टडी मटेरियल से और अपने जूस नोट से कि क्या सच में ही 9 चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं जी हम इस समय। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 6 विच इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी। अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। आपको क्या लगता है कि हम सबका फ्यूचर सर्टेन नहीं है? बेटे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही आया और लगा रहेगा। चू 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 चलती रहनी है। इसी चू 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 में आपने एसी से कंप्लीट कर लेनी है। कभी घर में प्रॉब्लम होगी, कभी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम होगी, कभी जॉब वाले में एम्प्लॉयर की दिक्कत आएगी, कभी दोस्त की, कभी आपकी, कभी चलता ही रहना है दोस्त। अनसर्टेनिटी रहेगी। कभी आप कुछ सोचोगे भी नहीं, ऐसा हादसा हो जाएगा। द पॉइंट इज, हमारी सबकी ह्यूमन बीइंग की लाइफ इसी सिनेरियो में, क्योंकि भगवान चाहता है कि हम कुछ सीखें।
लेसन्स लें और आगे चलें। तो अनसर्टिनिटी के माहौल पे हम आज काम करेंगे। आज बेटे चैप्टर 6 देखिए, मैंने अभी तक आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, 2 3 4 5 6 अभी कर रहे हैं, 7 8 9 10। इट मीन 50% सिलेबस तो हमने चैप्टर 6 कंप्लीट करते ही करते कर लिया होगा। इट मीन आई हैव कवर्ड 10 चैप्टर्स। बेटे बाकी चैप्टर्स 10 11 हैं, बड़े छोटे छोटे से हैं, मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10 चैप्टर्स और रह गए हैं, ठीक है जी। तो आइए मैं इन लर्निंग आउटकम्स की तरफ आ जाऊं। मैंने कहा ना, देयर आर 9 LOS which we have to see in this chapter number 6। अभी मैं कैप्लन से भी बताऊंगा कि कैप्लन में कैसा है। आइए, मैंने इसके 6 कंसेप्ट प्रिपेयर किए, बड़े प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स। बेटे मैंने कैप्लन BBB प्लस अपनी नॉलेज से मिक्स करके जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। एंड फर्स्ट इज risk and uncertainty. I will today and in the next lecture number 2 I will be telling you what I mean by risk, what I mean by uncertainty and what is the difference between risk and uncertainty। risk क्या होता है और uncertainty क्या होती है, ठीक है जी। सेंसिटिविटी एनालिसिस ना झुकता। ACCA F9 वालों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एंड दे हैव डिवोटेड 3 or 4 ट्रैक टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग इवन इन एग्जामिनेशन किट। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई मीन बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड दैट एंड व्हाट आई मीन बाय प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। प्रोबेबिलिटीज ऑन एन एवरेज, नॉर्मल कर्व की बात करेंगे, बाइनोमियल की बात नहीं करेंगे, पॉइजन की बात नहीं करेंगे। ये दुनिया सेंटर टेंडेंसी पे चल रही है, डिस्पर्जन पे चल रही है, उसको देखेंगे। सिमुलेशन एंड देन adjusted payback or discounted payback, which we have already covered in chapter number 2, but still I will be telling you something about discounted payback period। और लास्ट में RADR की बातें करूंगा बेटे। इसके साथ साथ मैंने एक नया टूल बताना है जो आपको BBB में दिया है, कैप्लन में नहीं है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। कहने का मतलब है जी, आप ईमानदारी से अगर चलते हैं, कैप्लन देखें तो रिस्क up investment appraisal under uncertainty, these are the learning outcomes। वो उन्होंने पहले लिख दिया that the chapter learning outcomes are, ये चैप्टर की लर्निंग आउटकम्स है। वो कहता है सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो आज का ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर मेरा इन्हीं में चलेगा कि रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है। भाई रिस्क ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वेदर कंडीशंस वालों ने बता दी कि तूफान आएगा। अच्छा, तूफान आएगा तो इस तरह की हवाएं आएंगी, तो आपका जो घर अगर किनारे में है, कोस्टल एरिया में है, तो आप उस घर को छोड़कर चले जाएं क्योंकि आपका घर टूट सकता है और आप मर सकते हो। तो दिस इज द रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अच्छा, रिस्क की प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इतनी तूफान आएगा, बट अब आपका घर टूटे या ना टूटे, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी रीजंस, यू नो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। अनसर्टेनिटी मींस जो आपने सोचा ही नहीं था, प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। क्या किसी ने कोविड-19 जैसा वायरस कभी प्रिडिक्ट किया था और पूरी दुनिया को हिला दिया? दिस इज अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी एक अलग एस्पेक्ट है, रिस्क अलग एस्पेक्ट है। हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे बेटे। इसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है जी। सेकंड इज व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस? देखो, दो लर्निंग आउटकम उन्होंने सेंसिटिविटी एनालिसिस के दिए। इट मींस दे आर गिविंग अ ह्यूज इंपॉर्टेंस टू सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड सिनेरियो, ठीक है सर। एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो ये इन्होंने दो चीजें दे दी जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू को, प्रोबेबिलिटी। इस दुनिया में पूरा ब्रह्मांड, यू नो, these गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, ये बेटे प्रोबेबिलिटीज पे चल रही हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप पेपर देके आते हो तो आप क्या स्पेसिफिकली बोलते हो यही होगा? यू से दैट ऑन एन एवरेज दिस विल हैपन, ओके। एंड दिस इज सिमुलेशन, ये हम सिमुलेशन करेंगे। फिर एडजस्टेड पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये देखिए जी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और लास्ट में हम करेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। बड़ा मजा आने वाला दोस्त, मैं आपको सही कह रहा हूं, इतना मजा आएगा अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को, आज के लेक्चर को समझ लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने करना क्या है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ चुके हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ है और मैं बड़े प्यार से आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातों को कर रहा हूं और अपनी कहानी को दे रहा हूं। इस कहानी में 5 या 6 पॉइंट्स हैं, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि मैं आपका, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर चैप्टर नंबर 6, so I want to give you a brief idea in regard to chapter number 6, what are the areas, you know, which we will be covering and why it is important to cover that, and basically पूरी पिक्चर तो मैं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। आज तो ट्रेलर है,
तो ट्रेलर में सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप आंसर देंगे, रिस्क क्या लगता है यार, रिस्क है क्या? मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैं आई वांट टू आस्क यू इन नॉर्मल सेंस, आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिस्क? आप ये बताइए, कोई इवेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जाने जाने जा रहे हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड, आप जिस रामलाल की बात कर रहे हैं, रामलाल जिस स्कूटर में जिस कार में जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, पेपर में लेट पहुंचा, टेंशन हो गई, आता सारा था लेकिन कर नहीं पाया। मोहनलाल मेट्रो में जा रहा था, मेट्रो में कोविड वाला व्यक्ति खड़ा था, उसको कोविड का वो हो गया, अगला पेपर दे नहीं पाया, वायरल फीवर हो गया, उसको आई फ्लू था, आपको भी आई फ्लू, रामलाल बंटी को आई फ्लू हो गया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं यार, ये दुनिया में रिस्क है। आप देखिए रशिया वर्सेस यूक्रेन, आप देखिए चाइना आजकल क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया में रिस्क है। अगर आप ध्यान से देखें, कह रहे हैं जी पानी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा सा डिटोरेट हो जाएगा, बट क्या फिर भी आप एसी से, मैं आपसे ये कहता हूं, रिस्क का मतलब है जो आप सोचते हैं कि सब ठीक रहेगा, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्या पता उसमें डेविएशन आ जाए, क्या पता उसमें वेरिएशन आ जाए। तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेरी बात आप समझ रहे हैं? रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन और डेविएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इज रिस्क है क्या? मैंने अभी बात नहीं करी फाइनेंशियल रिस्क की, मैंने बात किसी की भी नहीं कर रहा यार, मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजर, आई एम जस्ट टॉकिंग कि आपने सोचा कि मेरे इतने नंबर आएंगे, क्या पता ना आए, आपने सोचा कि वो गर्लफ्रेंड मान जाएगी, क्या पता ना माने, आपने सोचा कि मैं ये करूंगा, क्या पता ना हो, तो देयर इज अ डेविएशन। It means the possibility, the probability, the possibility that there is a deviation or there is a change in your expectations. If I talk of finance manager point of view, I will say it is a deviation in the return, because you are expecting the return whenever you are going for an investment proposal. You are expecting that this much will be the NPV, or this much will be the cash inflows, this much will be the cash outflows, this much will be the inflation rate, this much will be the scrap value. बेटे आपने जो भी अभी तक मॉडल प्रिपेयर किया इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, टैक्स रेट की बातें की, डेप्रिसिएशन की बातें की, रीसेल प्राइस की बातें की, लाइफ की बातें की, स्क्रैप वैल्यू की बातें की, आउटफ्लो की बातें की, सेल्स यूनिट की बातें की, बेटे कहीं पे भी इसमें चेंज आ गया, जो आपने सोचा था वैसा ना हो, आई विल से दैट इज रिस्क। तो फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी होने की संभावना ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब देखो जी, रिस्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अलग तरह का रिस्क हो सकता है, भूपेश आनंद को अलग तरह का रिस्क हो सकता है, आपको अलग तरह का रिस्क हो सकता है, बट इफ आई सी फ्रॉम द फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, so these can be the different types of risks. If for example, for finance manager point of view, the project which he is evaluating, the investment appraisal which he is evaluating, and he has calculated NPV as positive, and he has given the recommendation that it is to be accepted, क्या पता कुछ ऐसा फैक्टर चेंज आ जाए कि एनपीवी पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाए, दैट कैन बी अ रिस्क। It means there is a investment project risk, there is a capital building risk, there is a new project risk. आप इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, जैसे आपने एसी से ज्वाइन किया, बाकी सब सीए कर रहे हैं, अब आपने बीकॉम के साथ ज्वाइन किया, इट इज अ रिस्क, क्या पता कुछ ऐसा ना हो, और आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। तो अगर मैं फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। आप लिख रहे हैं रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। बेटे पेजर की बात करें, नोकिया की बात करें, कोडैक कैमरास की बात करें, ओनिडा टीवी की बात करें, आई थिंक ये ब्रांड्स आज आप भूल भी चुके हैं क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया। तो द रिस्क विच इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, डिजिटल लेक्चर्स का जमाना आ गया है, ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म हो गए हैं, अगर जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। बेटे दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क में आपको मैंने एक कंपनी बताई नोकिया और दूसरी बताई कोडैक। आप प्लीज इसके ऊपर केस स्टडी करें कि नोकिया और कोडैक को क्या प्रॉब्लम आई थी टेक्नोलॉजी को लेकर। पोर्टफोलियो रिस्क,
As a finance manager, you have invested your funds, you have invested in the cash management, you have invested your funds in the money markets or in the financial market. आपको लगा कि ये शेयर कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल कंप्यूटर्स का, नेरोलैक पेंट्स का इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बढ़ा ही नहीं, एकदम अचानक क्रैश हो गया. So there is a risk. There are two types of risk in portfolio. One is systematic risk and second is unsystematic risk. Systematic risk अभी बताऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. वैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा से, अभी वो बाद में बताऊंगा. इट मींस आप कहीं पे पैसे डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यस बैंक में डाले, यस बैंक का ही दिवालिया निकल गया, अब बताइए क्या करें. या आपने कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी में पैसे डाल दिए और वो सिक्योरिटी का सत्यम कंप्यूटर्स में डाले और सत्यम कंप्यूटर्स का एमडी फ्रॉड निकल गया. इट मींस दैट इज अ पोर्टफोलियो रिस्क एंड यू हैव टू बियर इट. ऐसा ना कि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर तो आप घर में बैठे रहे, फिर तो आप घर से निकलेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. रिस्क लेना पड़ेगा. सवाल ये नहीं है कि रिस्क ले या ना ले. द पॉइंट इज यू शुड टेक रिस्क अप टू द टॉलरेबल लिमिट्स. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं यही बात बताने वाला हूं. अभी हम एक चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, forex risk, COVID-19 virus risk, environmental risk. But the point is, as a finance manager in investment appraisals, I will be more focusing towards new project risk. कि आप जब नया प्रोजेक्ट लेते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया कंपनी स्टार्ट करते हैं, नया प्रोजेक्ट लेते हैं, एक्सपैंड करते हैं, मर्जर करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, नई मशीनरी लेते हैं, लीज वर्सेस बाय में लेते हैं, देयर इज अ रिस्क. So in this chapter, we want to find out firstly what is the difference between risk and uncertainty, and what are the different types of risk, and how it can be incorporated in the investment proposal, and what is the NPV after incorporating that risk. मतलब अगर मैं कहता हूँ जी टफ से टफ पेपर आ गया, जैसे आप पेपर दे के आते हो, हम कहते हैं जी टफ से टफ F9 में पेपर आ गया, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो जाएंगे. ठीक, इजी से इजी आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी है पास हो जाएंगे, और ऑन एन एवरेज अगर आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो जाएंगे. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. आपको मैं आज बड़े सारे टूल्स जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेटे वी हैव रेड इन F3, F7, स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े. आज मैं उन्हीं टूल्स को आपके सामने रखूंगा आपकी झोली में, और आने वाले 5-6 लेक्चर्स में उन टूल्स को यूज करूंगा. आप इस समय बिल्कुल कमर सीधी करके मेरे सामने बैठे हैं और आप लिख रहे हैं द बेस्ट parameters, because there are some benchmarks, there are some tools, there are some benchmarks, you know, on the basis of which we can calculate. जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट के बॉडी से या बड़े सारे टूल्स की हेल्प से एनालाइज करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है. अगर समझ नहीं आता तो ब्लड टेस्ट को बोलता है, समझ नहीं आता तो यूरिन टेस्ट बोलता है, समझ नहीं आता तो और टेस्ट बोलता है, समझ नहीं आता तो एक्सरे बोलता है, समझ नहीं आता तो MRI. It means there are different tools. Similarly, in the hands of a finance manager, there are different tools with the help of which we can find out the risk involved in that capital building project. और मैं उस रिस्क को इनकॉर्पोरेट करूंगा. मतलब मैं नेगेटिव सोचूंगा, मैं पेसिमिस्टिक सोचूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या. तो आप लिख रहे हैं द बेस्ट पैरामीटर्स टू कैलकुलेट द रिस्क आर, we have seen, we have already done that my dear friends. Standard deviation सबसे बड़ा प्यारा सा टूल है जी, प्यारा टूल. हाँ, आप कार्ल पियर्सन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. कार्ल पियर्सन एक इंसान था, यूरोप में रहता था, लंदन में. उसने एक स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट निकाला और उसने कहा कि दुनिया के लोगों स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से निकालते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन कैलकुलेट द रिस्क. इट मींस एक स्टूडेंट, एक हम क्या करेंगे, हम एक एवरेज निकालेंगे. एवरेज से दूरियां नजदीकियों में बदली. वी विल सी, अभी नहीं बता रहा. दूरियां, we will find out the दूरियां, you know, we will find out the deviation between the average, and then we will find out the risk involved in that. Higher the standard deviation, high will be the risk. कार्ल पियर्सन का नाम सुना होगा, अभी आप लिख लो. स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंबॉलिकली ऐसे करते हैं, फिर वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर रूट करते हैं. अभी फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला का लॉजिक बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, वो फॉर्मूला एब्सोल्यूट मेजर क्यों है. बेटे भूपेश आनंद ने इसमें PhD की हुई है. उसके बाद हम बताएंगे वेरिएंस. व्हाट आई मीन बाय वेरिएंस. वेरिएंस इज द होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड लास्ट इज आई विल बी टेलिंग यू द रिलेटिव मेजर ऑफ दिस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. और लास्ट में बेटे लिवरेजेस निकालेंगे. आप एक बार लिख लो ना यार, मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लेना. कुछ ज्यादा ही बताऊंगा जो आपको कैपलान BBB में दिया हुआ, उससे भी ज्यादा बता दूंगा
क्योंकि आप, मुझे लगता होगा कि शायद वो बातें भी अगर पता होंगी तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तो आपको कम तो बताने का मतलब नहीं, आप चुपचाप लिखेंगे द बेस्ट पैरामीटर्स टू कैलकुलेट रिस्क आर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लिवरेजेस। वी विल सी, वी विल प्रूव दीज फॉर्मूलाज। आपको लिखना है, अभी बस फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं एक एक फॉर्मूले का लॉजिक और प्रूफ बताने वाला हूं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ ऑफ अ कंपनी, लेट इट बी जेके सीमेंट के आप फाइनेंस मैनेजर हैं। आपके नाम के आगे लिखा है एसीसी और आपका नाम है बंटी। तो एसीसी डॉट बंटी is a finance manager of JK Cement, and JK Cement has a particular new project. They want to start a new project, automobile project, and you have to evaluate that whether that project is better or not. So you have already calculated that NPV is positive. You are going for that recommendation. Yes, it can be accepted. But आपके मन में हूँ हो रहा है, दिल हूँ करे, घबराए जब रिजल्ट से एक दिन पहला एक ही दिन रह जाए। तो आप एज अ फाइनेंस मैनेजर अंदर से सोच रहे हो कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने अजम्पशंस ली हैं, जो मैंने सेल्स सोचा है, जो इनफ्लो सोची है, जो आउटफ्लो सोची है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो आप एज ए फाइनेंस मैनेजर उस रिस्क को और उसमें अनसर्टेनिटी को दिखा रहे हैं। बेटे लर्निंग आउटकम नंबर ए था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं आज अभी आपको प्रियंका चोपड़ा की गाना दिखाने वाला हूं, जिद्दी जिद्दी। तो टुडे अभी जो मैं बता रहा हूं उसका नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है। अच्छा, रिस्क का मतलब है कि भाई कुछ तो होगा, हमें पता है कि कुछ तो होगा। अब कुछ क्या होगा, उसके ये होने की संभावना ये है, ये होने की संभावना ये है, और ये होने की संभावना ये है। इसको बोलते हैं रिस्की सिचुएशन। कुछ हद तक सर्टेन होती है कि हमें मालूम है कि भाई हमने पेपर दिए हैं तो या तो पास होंगे या फेल होंगे। पास होने की संभावना 60% है, फेल होने की 40% है, तो ये तो होगा, रिस्क तो है। बट कई बार ऐसा होता है कि आप जब पेपर देने गए और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, आपने तो आज तक उन चैप्टर्स को नहीं किया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर। आप कभी आपने कभी इसको कभी अज्यूम ही नहीं किया था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कुछ ऐसा हादसा होना जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आप सोच भी नहीं सकते थे सपने में, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। For a finance manager, again, whenever you are evaluating a project, it is important that whether it is a risky position or whether it is uncertainty. हम यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी, तो हमें पता तो होना चाहिए यार कि रिस्की है या अनसर्टेनिटी है। तो मैंने वो लिखा है, रिस्की का मतलब है क्वांटिफाइबल, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। रिस्की मीन्स विद हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन कैलकुलेट समथिंग। हमने अभी तक स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किया, हमने मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप किया, ठीक है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ रिलेशनशिप, काफी कुछ किया। तो मैं रिस्क में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा दैट वी कैन कैलकुलेट द रिस्क, वी कैन कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिस्क। तो आप सभी बच्चे पहले पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप में से कुछ ढीले हैं, कुछ तो अच्छे लिख ही नहीं रहे, वो समझदार बन रहे हैं, बेवकूफ है, थप्पड़ मारू खींच के। ACCA.Bunty, finance manager, JK Cement. Before evaluating a project, he is finding out that what is the difference between risk and uncertainty. So risk is quantifiable. Risk can be quantifiable with the help of statistics. In statistics, we will be using different types of curve. The first curve which I have written is normal curve. I will be using expected values. I will be using discounted payback periods. I will be using risk adjusted discounting rates. I will be using simulation. तो बेटे ये 4 टेक्निक्स हम रिस्क की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए करेंगे। हम ये सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है। जैसे आप कभी हिल स्टेशन में जाते हो तो आगे लिखा होता है तीव्र मोड़ है, दुर्घटनाग्रस्त एरिया है, ध्यान से चले, रिस्क है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तो ध्यान से चले। तो हम देखेंगे कि रिस्क अगर है तो हम ध्यान से चलेंगे। तो 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे in order to handle that risky situation. One is risk adjusted discounting rate, second is expected value, third is discounted payback, fourth is simulation. बेटे चारों टेक्निक्स हमारे कोर्स में है, ACCA F9 में है, कैप्लन में भी है, BBB में भी है, मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं आ रहा हूं जी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज गिवन टू अस is named as sensitivity analysis.
they have devoted to learning outcomes in regard to sensitivity analysis. तो uncertainty का मतलब है अनआइडेंटिफाइबल, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बस हो गया, ठीक है सर. कैन नॉट बी स्टैटिस्टिकली मॉडल्ड, इसको हम बेटे हमें पता ही नहीं है कि वो हो जाएगा, अचानक हो गया, अचानक सुनामी आ गई, अचानक इमरजेंसी लग गई, अचानक कुछ हो गया, अचानक कोविड-19 के सिनेरियो आ गया, सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए, बंद हो गए, नष्टो नाबाद हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए. अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 टूल्स का इस्तेमाल करूंगा. डिस्काउंटेड नहीं, पे बैक पीरियड, विच आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर इन चैप्टर नंबर 2. पे बैक पीरियड, and then I will be using sensitivity analysis, and then I will be using scenario analysis, जिसमें हम बेस्ट आउटकम देखेंगे, वर्स्ट आउटकम देखेंगे. आप लिखे ना, आप लिखे ना दोस्त, अभी तो मैं ट्रेलर दे रहा हूं दोस्त. लेक्चर नंबर 2 में मैं पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, 2 और 3 में आइए मैं इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द रिस्क इन दैट. मतलब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम ये वाला रिस्क भी इनकॉर्पोरेट कर दें, इस प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर दें, तो फिर एनपीवी कितनी होगी, ये भी डाल दें तो फिर एनपीवी कितनी होगी. तो आप लिखेंगे टेक्निक्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. टेक्निक्स फॉर incorporating risk and uncertainty in capital budgeting decisions. Technique for incorporating risk in capital budgeting और investment decisions. मैं जैसे वैक्सीनेशन, कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगाने से पहले बड़े सारे रिस्क थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ हुआ भी लोगों को, तो हमने वो देखना है. इट इज इफेक्ट आफ्टर वैक्सीनेशन. जनरल टेक्निक्स देखेंगे जहां पे हम स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते, जैसे जनरली मैंने आपको कहा सेंसिटिविटी, RADR, payback period. We will be using statistical techniques. I will be using some stats. तो मैं यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की बातें करूंगा, डिस्पर्जन की बातें करूंगा, वो बताऊंगा. आप पहले ऐसे ही डायग्राम बनाएं, नेक्स्ट लेक्चर में वो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा. अभी तो हल्का सा एक आइडिया देना है कि हम इस चैप्टर 6 में कर क्या रहे हैं. टेक्निक्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग. ब्रांच बनाएं, एक जगह लिखें जनरल टेक्निक्स और दूसरी जगह लिखें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. जनरल टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. अब जनरल टेक्निक्स क्या होती हैं? RADR इज अ जनरल टेक्निक. RADR जिसको हम जनरली बोलते हैं एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट. आपने देखा IRR में जब हम डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा देते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. जितना डिस्काउंटिंग रेट कम कर देंगे रिस्क फैक्टर कम होगा, मतलब उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है एनपीवी के पॉजिटिव आने की. और अगर जितना मैं हायर कर दूंगा डिस्काउंटिंग रेट, उतनी पॉसिबिलिटी है एनपीवी के नेगेटिव आने की. तो उस टेक्निक का नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट. दूसरी टेक्निक बेटे ये कैप्लॉन में नहीं दी हुई, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, दैट इज ओनली गिवन टू यू इन बीबीबी. तो मैं इस टेक्निक को भी कवर करूंगा क्योंकि मैंने कैप्लॉन और बीबीबी दोनों किए हैं, है ना. तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट. थर्ड इज सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड द फोर्थ इज डिस्काउंटेड पेबैक. सब बच्चे लिख रहे हैं. मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, अभी की मेहनत कुछ दिनों के बाद रंग लेकर आएगी. थोड़ी सी हिम्मत करनी है, लिखना है, कमर सीधी करके बैठना है, ढीले नहीं बैठना, मोबाइल फोन ऑफ करना है. थप्पड़ मारूंगा नहीं तो. लिखो जनरल टेक्निक्स. ए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिस्काउंटेड पेबैक. और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो बचपन से करते आ रहे हैं. एवरेज, आप किसी भी फील्ड से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, बेटा स्टैटिस्टिक्स आप सबने किया है. क्या? हिलर्स मॉडल, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज. कैप्लॉन ने वर्ड यूज किया एक्सपेक्टेड वैल्यू, बीपीबी ने यूज किया एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैसे इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और हिलर ने बनाया था ये मॉडल. बेटे मैंने विकिपीडिया से देखा, रिसर्च की और मैंने कहा भाई हिलर का नाम दूंगा. उसने ये व्यक्ति ने बताई हमारे को चीज. डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, डिसीजन ट्री, सिनेरियो एनालिसिस. सिनेरियो में हम देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं. अगर सब कुछ ठीक रहे, पापा मान जाए मेरी बात और मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स भी मान जाए और मेरा ACCA भी क्लियर हो जाए, तो मैं इस डेट में मैरिज कर लूंगा. दिस इज द बेस्ट सिनेरियो. वो सिनेरियो भी हो सकता है मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने, उसके पेरेंट्स भी नहीं माने और मैं फेल भी हो गया. So there can be different types of scenarios and we will calculate the NPV on the basis of those scenarios. और लास्ट में हम करेंगे सिमुलेशन एनालिसिस, जिसको मोंटे कार्लो एनालिसिस भी कहते हैं.
बेटे मैं भूपेश आनंद एक एक बात को क्लियर करूंगा। आइए जी लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर में बस मैंने ये बताना है कि आने वाले लेक्चर्स में मैं क्या करूंगा। बस बेटे आज जो चैप्टर है ना उसका नाम है रिस्क अनसर्टेनिटी। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि रिस्क जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा। रिस्क इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस में हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस में लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट लेते हैं, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट लेते हैं। मैंने कहा जी मैंने आपके सामने एक ग्राफ प्रिपेयर किया, एक्स एक्सिस में मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया। ठीक है जी, इसीलिए इसको बोला जाता है वाई ऑन एक्स। आज तक आपने सुना होगा वाई ऑन एक्स, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जो भी वेरिएबल हम वाई एक्सिस में लेंगे दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने अभी अभी बताया रिटर्न इज डिपेंडेंट, रिस्क इज इंडिपेंडेंट। तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और जैसे जैसे आप रिस्क लेंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क और ज्यादा लेंगे तो रिटर्न और ज्यादा होगा। रिस्क को कैलकुलेट करने का एक टूल है जिसको मैंने कहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। रिटर्न वी विल कैलकुलेट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बीकॉम करते हो और एसी से नहीं करते तो रिस्क कम होता। अब जब आप बीकॉम भी कर रहे हैं और एसीसी भी कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा लिया तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, आपकी सैलरी ज्यादा होगी, आपको बिग फोर में जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी, इट मींस व्हाट आई वांट टू से इज मोर द रिस्क मोर विल बी द रिटर्न। सेकंड इज रिस्क इज अमेजोन। बेटे आपको पता है अमेजोन ई कॉमर्स आज सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बड़ा रिस्क था कि क्या इंडिया में सब लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, क्या गवर्नमेंट हेल्प करेगी, क्या जो जो कंज्यूमर्स हैं दे विल बी हेल्पफुल फॉर दैट, वेदर दे विल एक्सेप्ट इट, और वेदर जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं चांदनी चौक में यहाँ पे वहां पे, क्या वो भी काम, क्या वो रिवोल्ट तो नहीं करेंगे। इट मींस आपने रिस्क ज्यादा लिया और आज देखिए आप कितना रिटर्न आ रहा है अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को। तो ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें ये समझा रहा हूं कि हम आने वाले लेक्चर्स में ये सब कुछ करने वाले हैं। हम नॉर्मल कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे कि भाई नॉर्मल कर्व में एक 50% एरिया इस तरफ होता है, 50%। ये दुनिया नॉर्मल कर्व में बटी हुई है जी, 50% हेयर एंड 50% हेयर। दुनिया जो है ना जी, इस पूरी दुनिया की बात करें तो मैं कहूँ जी एसीसी कर रहे हैं आप, तो मैं कहता हूँ जी ऑन एन एवरेज 2 साल में हो जाती है। मतलब कईयों की 1 साल में भी होती होगी, कईयों को 4 साल में होती होगी। ऑन एन एवरेज मैं जनरली बोलता हूँ इट इज क्लियर्ड इन ऑन एन एवरेज in the 2 years. So 2 years is a normal figure which I have calculated with help of mean, median, mode, central tendency, dispersion, standard. It means मैंने वो tools यूज किए और उसके बेसिस में किया। तो मैं आने वाले लेक्चर्स में इन टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। लिख लें आप, लिखें नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Mean is equal to median is equal to mode, measures of central tendency, measures of dispersion, measures of relationship। central tendency में हम क्या क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। डिस्पर्जन में क्या क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, रिलेशनशिप में आर निकाल लेंगे, कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। अब देखिए जी लेक्चर शेड्यूल क्या है, मैं बस यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि मेन तो मैंने लेक्चर नंबर 2 से बताना स्टार्ट किया। अब आप देखिए मैंने कितनी कितनी अच्छी तरह से प्लानिंग की और आपके सारे लर्निंग आउटकम्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। लेक्चर 1 जो मैंने लिया, अभी जो ले रहा हूँ, इसमें खाली आपको हल्का फुल्का ट्रेलर दिया भाई साहब, खाली बताया आलिया है, कैटरीना है, बस इतना बताया। थोड़ी देर के लिए आलिया दिखाई, थोड़ी देर के लिए कैटरीना दिखाई। फिर लेक्चर 2 में पूरे आलिया और पूरी कैटरीना दिखाऊंगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेरा मेन मुद्दा रहेगा, दैट व्हाई दिस चैप्टर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स एंड हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उसकी टेक्निक्स क्या है जो आज हमने भी डिस्कस की, जनरल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। RADR डिस्कस करूंगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट डिस्कस करूंगा, और मैंने एक केस स्टडी ली है उसको डिस्कस करूंगा, वो किसी दूसरी बुक की है।
बेटे बेटे आपको मैं सही बता रहा हूँ, लेक्चर 2 अगर आपने ईमानदारी से देख लिया, ट्रू सेंस में देखा और उसकी केस स्टडी में समझ ली, तो आपको 3 टेक्निक समझ आ जाएंगी। RIDR, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट जो BBB में, एंड थर्ड इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है सर, तो आप देखिए जी, मैं लेक्चर नंबर 2 में ये कराने वाला हूं, आप लिख लें, लिख लें बेटा, मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप सब लिखें। आप सब लिखे बेटा। फिर लेक्चर 3 में मैं दोबारा से अच्छा लेक्चर 2 में मैंने वैसे कहा क्या बताया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ रिस्क, रियल लाइफ केस स्टडीज दिए। तो ठीक है जी, लेक्चर 2 में मैं RIDR नहीं बताऊंगा, वो लेक्चर 3 में बताऊंगा। लेक्चर 2 में फिर दोबारा से रिस्क अनसर्टेनिटी की बातें करेंगे। लेक्चर 3 RIDR की बात करेंगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट की बातें करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू सम टूल्स एंड सम केस स्टडीज जो आपने लिखनी है, भले वो आपके कोर्स की नहीं है, वो मैंने बुक दिखाई हुई है। समझदार होंगे तो लिखेंगे, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, बड़ा प्यारा से मैंने वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे पीपीटीज एंड लेक्चर नंबर 4 आई विल बी डिस्कसिंग विद द सेंसिटिविटी एनालिसिस अगेन, एंड आई विल बी डूइंग टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 5 में मैं प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मीन, नॉर्मल कर्व और 2 क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चन 3 एंड 4। और लास्ट लेक्चर 6 में, आप थोड़ा सा लंबा रहेगा वो लेक्चर, देख लेंगे 6 में, नहीं तो 7 में कर लेंगे। सिमुलेशन क्या है, मॉन्टे कार्लो एनालिसिस क्या है, और क्वेश्चंस करेंगे 7, 8, 9, 10, 11। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को जिद कर दें कि मुझे लेना है, लेनी है, लेनी है, तो कहते हैं जी मिल जाती है वो चीज। आइए देखते हैं प्रियंका चोपड़ा कितनी जिद्दी है। सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये देखे हैं आंखों में। तुम बहुत जिद्दी है। वो कह रहा है तुम बहुत जिद्दी हो प्रियंका चोपड़ा। इसका मतलब आपको भी जिद्दी होना है। फर्स्ट अटेम्प्ट F9 को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, आउट ऑफ द शेल आना है। हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।